नमस्कार। एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई स्कूल माई इकोनॉमिक्स में। आज हम कक्षा 10 की अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक आर्थिक विकास की समझ से शुरू करते हैं। कक्षा 9th के पाठ्यक्रम में हासिल किए गए आर्थिक विकास की समझ से संबंधित पहलुओं को हम आगे बढ़ाते हैं। उन्हीं घटकों का सहारा लेते हुए हम अर्थशास्त्र से संबंधित शब्दावलियों को और अच्छी तरह से समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे, जो आगे चल के हमें आर्थिक रूप से शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विद्यार्थियों, कक्षा 10 हमारा बोर्ड का पेपर भी होगा, तो इसको हमें ध्यान में रखते हुए पारिभाषिक शब्दावली और प्रश्नों को भी साथ साथ में ध्यान में रखना है। आप अपनी पुस्तक के सभी क्वेश्चन देख सकते हैं। लगभग या सभी क्वेश्चन इसी स्लाइड से आपके कवर हो जाएंगे। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चनों में हो सकता है वो आपका ज्ञान पूछे, तो एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको इन्हीं प्रश्न स्लाइड के बेस पे आप हल करने में सक्षम होंगे। यहाँ हम पुनः पारिभाषिक शब्दावली जो हमने कक्षा 9th में देखी थी वैसे ही शुरू करते हैं। यानी वो शब्द जो बार बार हमारी इस पुस्तक में हमारे सामने आएंगे और हमें इनका पता होना ज़रूरी है। जैसे हम विकास का ध्यान में रखते हैं तो सबसे पहले सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं। जैसे आपने कक्षा 9 में भी देखा था। तो सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है? सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की सीमा में, जैसे अगर मैं भारत की बात करूं, तो भारत की सीमा में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, ध्यान रहे, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उसके मौद्रिक मूल्य का योग किसी देश की जीडीपी कहलाती है। ध्यान रहे, इसमें विदेशी व्यक्ति जो यहाँ काम करते हैं वो भी शामिल हैं और हमारे देश के लोग काम करते हैं वो तो है ही, लेकिन हमारे लोग जो बाहर काम करते हैं वो इसमें शामिल नहीं है। तो इस प्रकार से हम सकल घरेलू उत्पाद के लिए कह सकते हैं कि किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। इसी प्रकार हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद की परिभाषा देखते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का ही थोड़ा सा प्रसंस्कृत रूप है। इसमें हम सकल राष्ट्रीय यानी राष्ट्र की बात करते हैं। राष्ट्र की बात करेंगे तो जो लोग भारतीय हैं और बाहर कमाते हैं, यानी विदेशों में कमाते हैं और भारत में भेजते हैं, उसको जोड़ देते हैं, और जो विदेशी यहाँ कमाते हैं और बाहर भेज देते हैं, इसको घटा देते हैं, तब हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद बन जाता है। यानी जीडीपी में से ही इसको घटाते हैं और जोड़ते हैं। साधारण भाषा में कहूँ तो किसी देश के निवासी के द्वारा देश में है या विदेश में एक वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीएनपी कहलाता है। संसाधन क्या होता है? बार बार शब्द आता है कि ये संसाधन है, ये मानव के काम आता है, या मानव संसाधन, पूंजी का संसाधन, जल संसाधन, ऐसे। तो संसाधन का आपको पता होना चाहिए। संसाधन का मतलब होता है वह वस्तु जिसका कोई आर्थिक मूल्य हो, संसाधन कहलाती है। आर्थिक मूल्य के साथ साथ मानव के लिए उपयोगी भी हो। जैसे जल मानव के लिए उपयोगी है और हम उसका पैसा मानते नहीं हैं कि ये इस भाव से है, फिर भी वो संसाधन है, इसका मतलब वो मानव के काम आ रहा है। इसी प्रकार से वन भी संसाधन है, वन्य जीव भी संसाधन है, और पृथ्वी या हमारी धरती भी हमारा संसाधन है। तो संसाधन का मतलब हुआ कि कोई भी वस्तु जो या तो मानव के काम आए या उसका आर्थिक मूल्य हो, संसाधन कहलाती है। मानव पूंजी कौशल और शिक्षा में निहित मानव पूंजी कहलाता है। बच्चों, आपने कक्षा 9th पढ़ी, अब 10वीं में आ गए। 10वीं के बाद आप विषयों का चयन करेंगे और अपनी रुचि और अपनी इच्छा के अनुसार आप उन क्षेत्रों में जाओगे जहां आप काम करना चाहते हैं। जैसे कक्षा 11 के बाद में कुछ बच्चे साइंस लेंगे, कुछ बच्चे कॉमर्स में जाएंगे, कुछ बच्चे आर्ट्स में रहेंगे। फिर साइंस को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, कुछ बच्चे मैथ्स लेंगे और कुछ बच्चे बायोलॉजी लेंगे। तो इसी प्रकार से आपका विषय का स्पेशलाइजेशन शुरू हो जाएगा, और आप जितना उस विषय को पढ़ोगे
आप उतना ही उस विषय के ज्ञाता बनोगे। आगे चलकर आप अपने उस क्षेत्र के अंदर महारत हासिल करोगे तो आप एक अच्छी मानव पूंजी कहलाओगे। तो मानव पूंजी का अर्थ कौशल और शिक्षा से मानव का एक पूंजी के रूप में बदलना मानव पूंजी कहलाता है। जैसे एक डॉक्टर अपनी पढ़ाई करने के बाद कौशल हासिल करता है, यानी वो मेडिकल कॉलेज से जुड़ता है और उसके बाद अपना योगदान राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में देता है, तो वो एक अच्छा मानव संसाधन कहलाता है। एक रेहड़ी पर पटरी पर काम करने वाला कम पैसे कमाता है, मानव संसाधन तो वह भी है लेकिन उच्च कोटि का नहीं है। अब हम अगला शब्द देखते हैं, जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा क्या होती है? एक व्यक्ति के औसत जीवन काल का अनुमान है, यानी एक व्यक्ति कितने वर्ष जिएगा, जन्म के बाद उसके कितने वर्ष जीने की आशा होती है, वही जीवन प्रत्याशा कहलाती है। आशा हमें कैसे पता लगेगा कि कौन व्यक्ति कितने वर्ष जिएगा? सामान्यतः अगर बच्चा जन्म लेते ही कुपोषित नहीं है, उसका वजन कम नहीं है, तो वो व्यक्ति बीमार नहीं है, तो हम कह सकते हैं वो बच्चा एक दीर्घ जीवन हासिल करेगा। तो ऐसे ही घटकों पर हम जीवन प्रत्याशा का अनुमान लगाते हैं। कुछ बच्चे जन्म लेने के बाद 1 साल में ही काल के मुंह में समा जाते हैं, यानी मर जाते हैं। तो जो बच्चे जन्म के 1 साल ही पूरा नहीं कर पाता, उससे पहले ही देहांत हो जाता है, तो वो बच्चे शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत आते हैं। तो शिशु मृत्यु दर क्या है? 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के प्रति 1000 जीवित जन्मे पर होने वाली मौतों की संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाती है। यानी आपके गांव में 2000 बच्चे पैदा हुए और 2000 में से मान लो 20 बच्चे 1 साल से पहले ही मर गए, तो आप इन 20 बच्चों के आधार पर इनका प्रति 1000 के हिसाब से निकाल सकते हो कि कितने प्रतिशत बच्चे काल कलवित हो गए या 1 साल पूरा होने से पहले ही मर गए हैं। इसी को हम शिशु मृत्यु दर कह देते हैं। जन्म दर क्या होती है? प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। जैसे हमने अभी बात की कि 2000 बच्चे जन्म लेते हैं, वो 2000 कुल कितनी जनसंख्या पर पैदा हुए उसका अनुपात ही जन्म दर कहलाता है। मृत्यु दर प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। यानी 1000 किसी गांव की जनसंख्या है और उसमें से कितने व्यक्ति 1 साल के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए, तो उसका अनुपात मृत्यु दर कहलाता है। इन्हीं शब्दों के आधार पर आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे जीवन प्रत्याशा क्या होती है, जन्म दर और मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए, या फिर मानव पूंजी क्या है, मानव पूंजी देश के विकास में किस प्रकार से सहायक है। तो बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रस्तुत कंटेंट को देखते हैं जो हमारी पुस्तक में दिया हुआ है। पुस्तक का नाम है या पहले अध्याय का नाम है विकास। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए विकास क्या है। विकास का मतलब होता क्या है? क्या किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हमने जीडीपी कहा, वो बढ़ जाए, क्या विकास है? क्या यहाँ रहने वाले प्रत्येक आदमी की आय बढ़ जाए, तो विकास है? क्या किसी बेरोजगार को रोजगार मिल जाए, विकास है? या किसी एक व्यक्ति के पास पैसे आ जाए, क्या विकास है? नहीं। विकास एक व्यक्ति से धारणा है, यानी व्यक्तिगत धारणा है। सब व्यक्तियों के लिए विकास का मतलब अलग अलग होता है। सामान्य अर्थों में विकास होता क्या है? किन्हीं आर्थिक क्रियाओं में सुधार जो आगे चलकर मानव के जीवन को सफल बनाए, विकास कहलाता है। कुछ लोग अच्छी शिक्षा को प्राप्त करना ही विकास मानते हैं, कोई स्वास्थ्य को प्राप्त करना विकास कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विकास की धारणा है वो व्यक्ति के अनुसार अलग अलग है, लेकिन वास्तविकता में हम एक सामान्य शब्द में कहें तो विकास का मतलब लोगों का कल्याण अधिकतम हो, लोगों को कष्ट न्यूनतम हो, राष्ट्र का प्रगति का पथ ऊपर की ओर जाए या बढ़ता रहे। क्या लोग मिलजुल कर साथ रह सकते हैं? क्या अधिक समानता स्थापित हो सकती है? इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों को विकास से जोड़कर हम देख सकते हैं।
आशा और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त करना विकास का लक्ष्य माना जाता है। यानी आपने क्या आशा की और क्या संभावना है, इन दोनों को प्राप्त करना, आशा और संभावना, यही विकास का लक्ष्य होता है। जैसे आपने आशा की कि आप 10वीं में अच्छा अध्ययन करेंगे और एसएसटी में 95+ प्रतिशत अंक बनाएंगे, तो ये आशा है और इसके प्राप्त होने की संभावना है। तो यही आपका विकास है पढ़ाई के क्षेत्र में। विकास इन्हीं सभी प्रश्नों पर विचार करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा हुआ है। विकास के लक्ष्य एक नहीं अनेक है। जैसे हमने ऊपर देखा, विकास वादा क्या करता है? विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न लक्ष्य, यानी अलग अलग लोगों के अलग अलग लक्ष्य होते हैं। और विकास किस चीज़ का वादा करता है? विकास क्या कहता है कि क्या हो जाए तो हम विकास मान सकते हैं। विभिन्न लोग विकास के लक्ष्य और आकांक्षाएं अलग अलग होती हैं। एक उदाहरण या तालिका से हम समझ सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि यहाँ पर किसान है यानी फार्मर है, उसके लिए विकास क्या है? अच्छी बारिश हो जाए, अच्छी फसल का उत्पादन हो और अच्छा मूल्य मिल जाए, विकास। अगर हम एक विद्यार्थी की बात करें, उसके लिए विकास क्या है? अच्छी पढ़ाई हो, सिलेबस पूरा हो, अच्छे नंबर आ जाए, विकास। एक कर्मचारी के लिए विकास क्या है? अच्छी नौकरी हो, अच्छा वेतन हो, जॉब की सुरक्षा हो, विकास। एक भूमिहीन के लिए क्या है? हमेशा काम मिलता रहे, उचित मजदूरी मिले, विकास। एक श्रमिक के लिए क्या है? नियमित काम मिलता रहे, उचित मजदूरी हो और श्रम का शोषण न हो, विकास। एक उद्योगपति के लिए विकास क्या है? 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो, सरकार करों की दरें कम रखें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, विकास। लेकिन उद्योगपति से समझिए कि किसी के लिए जो विकास है वो किसी दूसरे के लिए विनाश का कारण बन सकता है। उद्योगपति को बिजली चाहिए, वो चाहेगा कि बड़े बड़े बांध बने और नियमित ज़्यादा मात्रा में बिजली पैदा हो। लेकिन जहाँ से बांध बनना है उसी के नदी के तलहटी में बैठा एक किसान बड़े बांध का विरोध करता है, क्योंकि वो उसके विनाश का कारण होता है। तो एक का विकास दूसरे के लिए विनाश हो सकता है। ध्यान रहे, जरूरी नहीं है लेकिन हो सकता है। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति के लिए कोई दूसरा घटक विकास हो सकता है, लेकिन अन्य के लिए वो विनाश का सूचक हो सकता है। तो अतः विकास के विभिन्न पहलू हैं। विकास व्यक्तिगत धारणा है। विकास का मतलब, जैसे हमने ऊपर के उदाहरण देखे, तो वही अर्थ निकलता है कि जीवन में सुधार आर्थिक दृष्टि से भी और मानवीय दृष्टि से भी अगर होता है तो वो विकास। जैसे अगर कोई व्यक्ति नौकरी पा लेता है या स्थायी रोजगार पा लेता है तो विकास है या नहीं? जब वो नौकरी प्राप्त करता है उससे पहले उसको लगता है कि नौकरी ही उसके लिए विकास है, लेकिन नौकरी लगने के बाद में वो चाहता है उसके पास अच्छा वेतन मिले, उसका जॉब की जो दूरी है वो उसके घर से कम हो, इसके अलावा अन्य स्वास्थ्य से संबंधित जो व्यवस्था है सरकार की वो भी उसको मिले। तो हम कह सकते हैं कि विकास लगातार चलने वाली या सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये न तो रुकती है, आज विकास है, कल विकास के लिए कुछ पैमाने और उसमें जुड़ जाएंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की परिभाषा के रूप में जैसे कहा गया है कि विकास जीवन का सर्वांगीण प्रगति है, जिसमें हम वृद्धि और उसके साथ साथ जीवन के विभिन्न पहलू जैसे समझ का बढ़ना, समानता, जीवन की गुणवत्ता में सुधार आदि को शामिल करते हैं। यह पथ सतत चलने वाला है। आप अपनी कक्षा 3 की पढ़ाई और आज कक्षा 10 की पढ़ाई से तुलना कर सकते हैं। अब हम दो शब्दों के बीच में अंतर को समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहता है वृद्धि कर रहा है, कोई कहता है विकास कर रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है? वृद्धि के अंतर्गत केवल आकार बदलता है, पहले इतना था अब इतना हो गया। जबकि विकास में
भौतिक और गुणात्मक दोनों पहलू शामिल होते हैं। जैसे आप कक्षा 3 में इतने थे और कक्षा 10 में इतने बड़े हो गए। ये वर्दी है, जो आपकी हाइट बढ़ रही है, आपकी ऊंचाई बढ़ रही है, ये वर्दी है। लेकिन हाइट के साथ साथ आपकी समझ बढ़ रही है, आपका ज्ञान बढ़ रहा है, ये जोड़ दें तो वो विकास कहलाता है। तो अर्थ क्या हुआ? वर्दी के अंतर्गत केवल आकार में परिवर्तन होता है, जबकि विकास में वर्दी के अतिरिक्त, यानी वर्दी तो होगी ही होगी, गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन भी शामिल होता है। आय और अन्य लक्ष्य, किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहते हैं सभी व्यक्ति। इसके अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिले, इनकी भी इच्छा रखते हैं। विद्यार्थियों, सिर्फ पैसा कमाना या अच्छी आय मिलना ही सब कुछ नहीं होता है। यदि भेदभाव है, व्यक्ति दुखी है, तो हम उसको विकास नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आय एकमात्र जरिया नहीं है जिसके आधार पर हम कह दें कि व्यक्ति का विकास हो रहा है। जैसे किसी व्यक्ति को रोजगार दे दिया लेकिन जीवन में समानता नहीं दी तो अधूरी है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति मानवता के नाते एक अच्छे व्यवहार की उम्मीद करता है। जब भूमिहीन मजदूर बेहतर काम और मजदूरी पाना विकास मानता है, किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहते हैं लोग। इसके अतिरिक्त बराबरी का व्यवहार और स्वतंत्रता, सुरक्षा, दूसरों से आदर मिले की इच्छा रखते हैं। वह भेदभाव से दुखी होता है। यदि आप किसी को रोजगार देते हैं और एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग वेतन देते हैं, जबकि जिसको कम वेतन दिया जाता है उससे आप ज़्यादा काम करवाते हैं या काम की प्रकृति समान है, तो ये एक तरीके का भेदभाव है। यह सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, बल्कि कुछ मामलों में अधिक आय और अधिक उपभोग से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जीवन जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति को प्रेम, स्नेह, मित्रता जैसे माप नहीं सकने वाले जीवन के महत्वपूर्ण घटक भी शामिल होता है। जैसे हम प्रेम और स्नेह को माप नहीं सकते, लेकिन फिर भी आशा की जाती है कि व्यक्ति को यह भी बराबर मिलता रहे। इसका मतलब ये हुआ कि हम यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि जो मापा नहीं जाता वो महत्व नहीं रखता। जैसे स्नेह अगर बच्चा हो या बड़ा हो उसको नहीं मिलता है, तो चाहे उसकी आय कितनी भी हो, वो व्यक्ति खुश नहीं रह सकता। हम उसके विकास के पहलू को नहीं देख सकते, क्योंकि उसका विकास सर्वांगीण नहीं है। इसलिए कुछ घटक जो आय से भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के रूप में हमने पूर्व कक्षा में भी देखा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जिनके पास संसाधन की पर्याप्तता नहीं है, ये एक समस्या है। लेकिन इसके साथ दूसरी समस्या यह भी है कि सामाजिक विभेद भी उनके साथ ज़्यादा किया जाता है। और ये जो विभेद ज़्यादा किया जाता है, यह व्यक्ति को साधारण भाषा में कहें तो कचोटता है, यानी उसको दुखी करता है, क्योंकि मानवता के नाते उसके साथ भी वो है समान व्यवहार करने की आशा रखता है। जैसे हमने पीछे के घटक को देखा कि समानता के अलावा अन्य घटक जैसे नौकरी के साथ साथ सुरक्षा, नौकरी स्थायी हो, घर के नज़दीक हो, आदि घटक भी देखते हैं, वो भी विकास के अंदर शामिल होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि विकास के जो लक्ष्य हैं वो मिले जुले हैं। लोगों के विकास के लक्ष्य बेहतर और अतिरिक्त जीवन के अन्य घटक भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी सिर्फ आय ही, ध्यान रहे यहाँ पर आय है, आय नहीं है। तो आय भी बेहतर हो और उस आय के साथ साथ अन्य घटक भी महत्वपूर्ण है, तब हम कहेंगे कि व्यक्ति का विकास हो रहा है या व्यक्ति समृद्ध हो रहा है। राष्ट्रीय विकास, जिस प्रकार लोगों के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय विकास के प्रति धारणाएं भी लोगों की अलग अलग और परस्पर विरोधाभासी भी है। अलग अलग तो है ही, लेकिन विरोधाभासी भी है। जैसे कोई व्यक्ति ये कहता है कि पढ़ाई जरूरी नहीं है, लोगों के पास खूब पैसे होने चाहिए, विकास। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति ये कहे पैसा तो दुबई के पास भी बहुत है, लेकिन लोगों के पास समानता और शिक्षा नहीं है। प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा
भारत से लगभग 3 गुना ज़्यादा होने के बावजूद भी लोगों को स्वतंत्रता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि धारणाएं भिन्न भिन्न है, सब लोगों की सोच अलग अलग है, इसलिए विकास के प्रति भी सोच उनकी अलग अलग है। अलग अलग ही नहीं, वो लोग देखने का जो नज़रिया है वो भी अलग है। जैसे धनवान और गरीब के लक्ष्य अलग अलग होते हैं और परस्पर विरोधी भी होते हैं। जैसे हमने पहले बांध के आधार पर पढ़ा, धनवान व्यक्ति चाहता है बड़े बड़े बांध बने, बहुत ज़्यादा बिजली मिले, अच्छी बात है। लेकिन गरीब रोजगार चाहता है, उसको पता है बड़ा बांध बनेगा तो उसकी रोजी छीनी जाएगी। दूसरा, अमीर अधिक सुविधा चाहता है, जबकि गरीब तो यही कहता है कि मुझे मूल आवश्यकता है वही मिल जाए ताकि मेरा जीवन सरल हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के लक्ष्य अलग अलग हैं। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचना का निर्माण ही विकास, तो शहरी क्षेत्रों में उन्नत तकनीकी का विकास होना विकास माना जाता है। कैसे? गाँव में पेयजल की समस्या है, सड़क की समस्या है, 24 घंटे बिजली नहीं मिलती, ये समस्या है। तो ग्राम का व्यक्ति या गांव का व्यक्ति चाहता है कि ये चीज़ें सर्वप्रथम मिले ताकि उसके जीवन में सुधार आए, इसके जीवन में खुशियाँ आए। लेकिन शहरी क्षेत्र में ये सारी वस्तुएं पहले से विद्यमान हैं, इसलिए वो व्यक्ति चाहता है कि इनके अलावा उन्हें तकनीकी ज़्यादा से ज़्यादा मिले। उसको पता है उसके पास 24 घंटे बिजली है, पानी की उपलब्धता है। शहरी व्यक्ति कहेगा कि जब यहाँ 5G टेक्नोलॉजी आ जाए, तकनीकी रूप से उन्नत हो जाए, हर जगह वाईफाई की सुविधा हो, सारी वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हो, तो हम कहेंगे ये विकास है। तो इसलिए विकास की धारणा सबके लिए अलग अलग है। इन्हीं के आधार पर कुछ घटक बनाते हैं और इन घटकों के माध्यम से हम विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना करते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि पंजाब का जो विकास है वो ज़्यादा है और राजस्थान का विकास कम है, और राजस्थान की तुलना में बिहार का विकास और भी कम है। हम कैसे कह सकते हैं कि केरल का विकास ज़्यादा है जबकि हरियाणा का विकास कम है। जबकि दूसरे ही मुद्दे पे, जैसे अगर हम शिक्षा में कहें, शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से केरल अव्वल है बजाय हरियाणा के। लेकिन इसके विपरीत प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हरियाणा अव्वल है और केरल उससे कम आय प्राप्त करता है। तो इस आधार पे हम विकास के कुछ महत्वपूर्ण घटकों को देखेंगे, उसको जारी करने वाली संस्थाओं के बारे में देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस आधार पे हम कह देते हैं या कह सकते हैं कि कौन सा राष्ट्र ज़्यादा प्रगति कर रहा है या कौन ज़्यादा विकास कर रहा है, कौन पिछड़ा हुआ है। तुलनात्मक अध्ययन, ध्यान रहे, उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं तुलनात्मक अध्ययन के लिए कुछ आंकड़ों की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अमेरिका की तुलना में भारत पिछड़ा हुआ है या गरीब है, या हम ये भी कह दें कि कुछ मामलों में अमेरिका श्रेष्ठ है बजाय भारत के, जबकि भारत बांग्लादेश या पाकिस्तान की तुलना में ज़्यादा श्रेष्ठ है। ऐसे ही राज्यों के बीच में कह सकते हैं। तो अगली स्लाइड में हम इन्हीं घटकों के बारे में देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगे, आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, मेरे साथ बने रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबा लेना और लाइक ज़रूर करना। पाठ पूर्ण होने के बाद में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो जो समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, सबका स्वागत है। लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद। जय